हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मंथ में मंथली टारगेट के रूप में हमने आप सभी को मेंस टॉपिक के लिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी इस पर अध्ययन प्रारंभ कर चुके होंगे। तो इसी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो प्रश्न है एक नए डायमेंशन में प्रश्न है और आप लोग इसे देखें और समझकर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। देखिए, पहले क्या था कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, तो अधिकांश प्रश्न जो होते थे वह एग्रीकल्चर से पूछे जाते थे, पॉवर्टी से पूछे जाते थे, जनसांख्यिकी से पूछे जाते थे, खाद्य सुरक्षा से पूछे जाते थे। इन सभी चीजों से रिलेटेड होता था ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन। लेकिन अब शॉर्ट नोट्स पूछे जाने के बाद नए नए डायमेंशन में प्रश्न को पूछे जाने लगा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण और अनौपचारिकरण प्रकृति से संबंधित प्रश्न भी भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। तो एक यहां पर नए टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसका मॉडल आंसर को भी हमने फ्रेम किया है, आप लोग इसे देखकर समझने की कोशिश करें। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। आप सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है वह अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रश्न का पहला सेक्शन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, उस पर चर्चा करनी है। प्रश्न का पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन, अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिकरण की आवश्यकता, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र की औपचारिकरण की क्यों आवश्यकता है, अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र पर हमें फोकस क्यों करना चाहिए, इसे बताना है। और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था में एक सहज संरचनात्मक रूपांतरण के लिए उठाए जा सकने वाले कदम की चर्चा करें। यानी कि अगर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर करनी होगी तो कौन कौन से कदम हमें उठाना पड़ेगा, उस पर चर्चा करना है। देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा न्यू हो रहा होगा आपके समझ। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में अधिकांशतः आपने कई सारे टॉपिक ऐसे पढ़े होंगे जो आप फैमिलियर होंगे, लेकिन यह जो प्रश्न है कोर इकोनॉमी का प्रश्न है, इकोनॉमी सेक्शन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग गंभीरता, प्रश्न की गंभीरता को आप लोग समझिए और मॉडल आंसर को प्रश्न के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए। 3 डायमेंशन हमने यहां पर बता दिया। सबसे पहले हम लोग यहां पर इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चूंकि देखिए प्रश्न क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आप प्रश्न में मॉडल आंसर में आप इंट्रो सेक्शन में अनौपचारिक और औपचारिक अर्थव्यवस्था को आप डिफाइन कर सकते हैं, तब जाकर ये चीजें क्लियर हो पाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में विभाजित किया गया है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था उन उद्यमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पंजीकृत नहीं हैं एवं जहां नियोक्ता कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते। यानी कि यहां से एक बात स्पष्ट हो गया कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों को कोई सोशल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं होती है, उनका बीमा, वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सब कोई जो है वह निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, वहीं औपचारिक अर्थव्यवस्था में पंजीकृत उद्यमों का प्रतिनिधित्व होता है और औपचारिक अर्थव्यवस्था के जो श्रमिक होते हैं, कामगार होते हैं, उनको प्रॉपर वे में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उनका एक बीमा होता है, निर्धारित वेतन मिलते हैं, पेंशन भत्ता आदि प्रोवाइड कराई जाती है। भारत में रोजगार के मोर्चे पर कुल कार्यबल का लगभग 90% से अधिक कार्यबल जो है वह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संलग्न है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया, आप अपने घर के आसपास या मार्केट में देखते होंगे ठेले पर समोसा बेच रहे होते हैं या फिर गोलगप्पा बेच रहे होते हैं, मोमोज आपने खाया होगा। तो ये सब जो हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, वह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भी
कर्मचारी के रूप में हैं, वो भी कामगार हैं, वो भी काम करके अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होते हैं। सरकार के द्वारा उन्हें कोई प्रॉपर वे में उनके लिए कोई स्कीम नहीं लॉन्च की जाती है, सोशल सिक्योरिटी की सुविधा उन्हें नहीं मिलती है, तो ये अनौपचारिक क्षेत्र हैं। तो जितने हम लोग रोड पर बाहर देखते हैं, जो रोड किनारे बेचते रहते हैं सामान, फल फूल सब्जी खाने पीने के सामान, वे सभी जो है वह अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। हालांकि इन दिनों देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों के अंतर्गत सरकार के द्वारा उनके लिए भी कई सारी स्कीम को लॉन्च की गई है, तो इसे हम लोग आगे आंसर में डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रश्न के इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने क्या देखा, औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब प्रश्न के पहले सेक्शन के अकॉर्डिंग, पहला सेक्शन डायरेक्ट कह रहा है कि देखिए अनौपचारिक क्षेत्र के समझ कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं, प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डाला है पहले सेक्शन के अंतर्गत। तो समस्या हम तब जान पाएंगे जब इन दोनों को अलग अलग तरीके में हम डिफाइन कर पाएंगे और औपचारिक और अनौपचारिक के बीच एक प्रॉपर हम लोग डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पर दोनों के बीच अंतर थोड़ा सा देखते हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था यानी कि नियोक्ता के साथ औपचारिक अनुबंध होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज एक इनका निर्धारित प्रॉपर वे में होता है, संगठित तरीके से, जबकि अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। औपचारिक अर्थव्यवस्था पूर्व निर्धारित कार्य परिस्थिति एवं कार्य उत्तरदायित्व, यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह पूरी तरीके से पहले से निर्धारित होगी कि इस व्यक्ति को यही काम करना है, लेकिन औपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्य करने की अवधि निर्धारित होगी। औपचारिक अर्थव्यवस्था फिक्स है कि आप 6 घंटे काम कर पाएंगे या फिर 8 घंटे काम कर पाएंगे, जॉब लेने से पूर्व आपको ये सारे वहां पर डिसाइड रहेगा, लेकिन औपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। खदान जो देखते होंगे, कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिक जो हैं वह 24 घंटे के अंतर्गत 12, 13, 15 घंटे भी उन्हें काम करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें पैसा मिल पाता है, महीना का भुगतान उन्हें मिल पाता है। तो अनौपचारिक क्षेत्र के जो कार्मिक हैं उनके लिए कार्य करने की अवधि कोई भी निर्धारित नहीं है। ठीक है, वे जितना मेहनत करेंगे उसके रूप में उनको उतना पैसा और वेतन भुगतान मिल पाएगा। तो यह यहाँ पर कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। निश्चित वेतन भत्ता व प्रोत्साहन, औपचारिक अर्थव्यवस्था की खासियत यही है कि यहाँ पर वेतन भत्ता, पेंशन, कार्य करने का तरीका, कार्य करने के निर्धारित घंटे, ये सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि वेतन भत्ते भी वहाँ पर निर्धारित नहीं है, आपसे बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ पर काम कराया जाता है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, और वे संगठित भी नहीं होते हैं, इसीलिए वे अपनी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं और अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, औपचारिक अर्थव्यवस्था सामाजिक सुरक्षा की सुविधा होती है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उनका बीमा कराया जाता है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड किया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई सुविधा इन्हें प्रोवाइड नहीं कराई जाती, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का 90% से ज़्यादा जो योगदान है वह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का है। इसके बावजूद अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की स्थिति भारत में काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला है। तो प्रश्न का पहला सेक्शन यही है कि आखिर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के समझ कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया यही तो समस्या है ना, कि कार्य करने के घंटे निर्धारित नहीं है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता है, वेतन निर्धारित नहीं है, कब किस महीने में कितना वेतन मिलेगा यह भी उन्हें नहीं पता होता है, उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो यही सब सारी समस्याओं के अंतर्गत आपको चर्चा करनी है। तो आइए फिर से एक बार संक्षिप्त रूप में प्रश्न के पहले सेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को इंगित करते हैं। पहला पॉइंट है श्रम संबंधी चुनौतियां। इनमें दीर्घावधि कार्य घंटे, कम वेतन, काम के घंटे अधिक और वेतन कम मिलेगा। आप 15 घंटे काम करेंगे आपको 400 रुपये वेतन मिलेंगे, 12 घंटे काम करेंगे 300 रुपये वेतन मिलेंगे, यानी कार्य के घंटे यहाँ पर अधिक रहेगा। जबकि आप औपचारिक क्षेत्र में देखेंगे 8 घंटे भी अगर आप काम करते हैं, सरकार डिसाइड कर दिया कि आपको 500 रुपये मिलेंगे, तो उसमें कोई कटौती नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में, इसके अलावा यहाँ पे औपचारिक में महंगाई भत्ते भी मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में देखेंगे कि काम के घंटे अधिक होते हैं यहां पर और वेतन उनको कम मिलता है। तो सबसे बड़ी यही चुनौतियां है। दूसरा,
कठिन कार्य परिस्थितियां, आपने देखा होगा कोयला खदान में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वे किस प्रकार से नीचे कोयला के लिए, किस प्रकार से नीचे अपनी जान को जोखिम में डालकर खदान का कार्य करते रहते हैं। कभी भी कुछ भी उनके साथ स्थितियां घट सकती है। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दीपावली के अवसर पर श्रमिक लोग जो थे उत्तराखंड में किस प्रकार से सुरंग बनाने के चक्कर में वो वहां पे धंस गया था, तो वे लगभग 40-45 दिन तक वे अंदर रहे थे। वे जान जोखिम पर डालकर काम करते रहते हैं। कोयला खदान जो श्रमिक होते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रहती है। तो ये सारी उनकी समस्याएं होती है। कार्य परिस्थितियां जो होती है वह काफी अधिक जटिल होता है। निम्न रोजगार सुरक्षा, रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। जो कर्मचारी हैं उनको उनका शोषण एक तरह से किया जाता है। अगर वे मालिक के साथ, जो उनके नियोक्ता हैं उनके साथ ऊंची आवाज में बात कर लेंगे तो तुरंत रोजगार से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये सब जो है रोजगार सुरक्षा उनका कुछ भी नहीं होता है। अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, हमने बताया कि वेतन भत्ते, पेंशन, बीमा, मेडिकल फैसिलिटी ये सब उनको नहीं मिल पाता, यानी कि अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियां हैं ये अनौपचारिक क्षेत्र की। अगला, नियंत्रण एवं निगरानी की कमी। हमने बताया कि सरकार के द्वारा, हालांकि आजकल पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे कि सरकार इस पर स्कीम लाई है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे कि सरकार के द्वारा नियंत्रण और निगरानी के लिए जो मैकेनिज्म होना चाहिए उस मैकेनिज्म का अभाव दिखता है। अनौपचारिक क्षेत्र सरकार की निगरानी से बचा रहता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सरकार के लिए इस क्षेत्र के लिए नीतियों का निर्माण करना कठिन हो जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला, निम्न मूल्य वर्धन। यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है, और एक बड़े हिस्से क्या, भारत की अधिकांश जो आबादी है, जो काम करने वाली है, उनमें अधिकांश मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है वह अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन अत्यंत कम है। तात्पर्य यह है कि हमारे मानव संसाधन के एक बड़े हिस्से का यहाँ पर पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। अगला है पंजीकृत अनौपचारिक श्रमिकों की अपर्याप्त मजदूरी। ठीक है, उनको मजदूरी संबंधी समस्याएं अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। कुल मिलाकर देखा जाए कि अनौपचारिक क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्याएं हैं, तो आप इन प्रमुख समस्याओं पर को आप लोग हाईलाइट करेंगे और अधिक से अधिक इन्हीं महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आप लोग विस्तार से आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो अनौपचारिक क्षेत्र की समस्या हो गया। प्रश्न का पहला सेक्शन यहां पर हमने डिस्कस कर दिया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है कि औपचारिकरण की क्या आवश्यकता है। आखिर भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था तो क्या दिक्कत है, और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिकरण की क्यों आवश्यकता हो सकती है। अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण में नीतिगत हस्तक्षेप, वित्तीय सहायता, शिक्षा और कौशल विकास की प्रमुख भूमिका होती है। चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय कामगारों की बड़ी संख्या के लिए रोजगार का प्राथमिक प्रदाता है, इसके वर्तमान स्वरूप के शीघ्र अतिशीघ्र प्रभावी औपचारिकरण की तत्काल आवश्यकता है। आप ही एक बात सोचिए, जिस क्षेत्र में भारत की अधिकांश आबादी संलग्न हो, जहां पर भारत के मोर देन 80% पॉपुलेशन को रोजगार मिलता हो, क्या वहां पर मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको प्रॉपर वे में जो वेतन भत्ते पेंशन है वो नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें काम के घंटे जो है वो मानवीय तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं होना चाहिए? काम के घंटे निर्धारित नहीं होने चाहिए? कार्य की जो परिस्थितियां हैं वे सरल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इसीलिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को भी औपचारिकरण की आवश्यकता है। सिंपल वे में प्रश्न का यही अर्थ है। ठीक है, आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। औपचारिकरण की आवश्यकता। औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में अधिक उत्पादक है और औपचारिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लाभों तक पहुंच रखते हैं। अभी हमने बताया कि क्या अनौपचारिक जिस क्षेत्र में भारत के अधिकांश पॉपुलेशन को रोजगार मिलता हो, क्या वहां पे काम के घंटे, वेतन भत्ते, पेंशन ये सब नहीं निर्धारित होने चाहिए? तो यही यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अगला, कुल रोजगार में अनौपचारिक रोजगार के एक उच्च अंश की उपस्थिति पर्याप्त वृद्धि की कमी या अल्प विकास की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला, चूंकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कारोबार
प्रत्यक्ष रूप से विनियमित नहीं होते हैं। वे आमतौर पर नियामक ढांचे से आय और व्यय छुपाकर एक या अधिक कर की अदायगी से बचते हैं। देखिए, यह बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के जो कारोबारी हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जो संलग्न लोग हैं, वह चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, लेकिन वे टैक्स अदायगी से बचते हैं। और ये इसके कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। कई अनौपचारिक क्षेत्र में भी काम करने वाले कई ऐसे श्रमिक हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स नहीं पे करते। क्यों? क्योंकि सरकार की नज़र से वो बाहर होते हैं। सरकार उन पर निगरानी, सरकार के द्वारा निगरानी और नियंत्रण के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। परिणाम यह होता है कि वे टैक्स पे नहीं करते हैं और अर्थव्यवस्था जो है वह नुकसान में रहती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों अनौपचारिक को औपचारिक किया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट कि जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको औपचारिक करने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे नियामकीय ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट, सरल नियामकीय ढांचा, पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बाजार संचालन नियमों को आसान बनाने और औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के सुरक्षा मानकों को नीचे लाने से अनौपचारिक उद्यमों और उनके श्रमिकों को औपचारिकता के दायरे में लाया जा सकेगा। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, एमएसएमई को सुदृढ़ करना। एमएसएमई जो होते हैं, एमएसएमई जो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक कार्यबल का लगभग 40% एमएसएमई में संलग्न है। अतः एमएसएमई के सुदृढ़ होने से आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण के परिणाम प्राप्त होंगे। अगला, औपचारिकरण के लिए वित्तीय सहायता। औपचारिकरण के लिए सरकार के द्वारा कई सारी स्कीम लाई गई है वित्तीय सहायता के लिए, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप, ऐसी कई सारी योजनाओं को सरकार के द्वारा लाया जाना चाहिए। मुद्रा योजना के तहत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उनमें आप देखेंगे कि शिशु ऋण है, कई सरकार किशोर ऋण है। ठीक है, कई सरकार तरह के 3 प्रकार के ऋण प्रोवाइड करती है। तो सरकार को चाहिए कि औपचारिकरण के लिए, चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनके सबसे बड़ी समस्या किस चीज की होती है? पूंजी की समस्या होती है। और अगर बैंक उन्हें ऋण नहीं देगा तो वे अपनी कहां पर जाएंगे ऋण के लिए? वे कहां से पैसे लाएंगे अपने रोजगार के लिए, रोजगार प्रारंभ करने के लिए? और अगर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा हो उनका रोजगार, तो कहां से ऋण लाएंगे? तो पूंजी की समस्या सबसे बड़ी होती है। तो सरकार को चाहिए कि कई सारे ऐसे स्कीम को लाए, ठीक है, जिसके जरिए उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। अगला, अनौपचारिक क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। वर्तमान आवश्यकता यह है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमने बताया कि हम मानवीय आधार पर भी यह उचित होगा कि सरकार जो है अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बीमा की सुविधा दे, स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर वे में वेतन भत्ते की सुविधा प्रोवाइड किया जाए, पेंशन की सुविधा उनको प्रोवाइड किया जाए। तब जाकर जो हमारा क्षेत्र, हमारा अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वह सुदृढ़ हो पाएगा। निष्कर्षता स्पष्ट है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार है। यहाँ की अधिकांश आबादी अपने रोजगार के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के लिए विशेष रणनीति के माध्यम से औपचारिकरण की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए, ताकि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम लोग जल्द से जल्द हासिल कर सकें। और $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अनौपचारिक क्षेत्र की काफी अधिक भूमिका है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अधिकांश आबादी जो है वह रोजगार के मोर्चे पर अनौपचारिक क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अनौपचारिक क्षेत्र को बिल्कुल सरकार के द्वारा कई सारे क्षेत्रों में काम करके, कई सारे स्तर पर काम करके औपचारिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के प्रश्न का यहीं पर मॉडल आंसर हम लोग समाप्त करते हैं। एक नए प्रश्न का मॉडल आंसर मैं डिस्कस करूंगा कुछ दिनों के बाद, और हमारी कोशिश होगी कि इस बार तो इस महीने में ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन कवर करना है, लेकिन अगले महीने का जो हमारा टारगेट होगा उस टारगेट के अंतर्गत हम लोग अभी तक हमने मेंस के लिए हमारे द्वारा मंथली टारगेट के माध्यम से मेंस के लिए आप लोग क्या अचीव किए हैं और आगे किस प्रकार से काम करना है, इस पर हम लोग बृहत रूप में डिस्कस करेंगे, ताकि एक बेहतर रणनीति के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। यानी कि इवैल्यूएशन जो है टाइम पर बिल्कुल आवश्यक होती है। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो
वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारा निवेदन है आप सभी से कि इस यूट्यूब चैनल के लिंक को, इस यूट्यूब वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।